बेयर, हाँ, BRE। फिर है लाई, स्काई, एयर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कहूं कि ये ए है तो फिर ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। अब ए के बाद क्या होगा? ये बी, ये भी बी, ये तो बी नहीं है। अब सी कहना पड़ेगा इसको, तो ये भी सी। क्या बना राइमिंग स्कीम? ए बी बी, ए ए, सी सी, ए। ठीक है, एक पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न है। ठीक, अच्छा, सेस्टेट का राइमिंग पैटर्न देखो क्या है। नेक्स्ट स्टेंजा का 6 लाइंस का है ना। स्टीप, हिल, डीप, वुल, asleep, still। सी तक तो यहाँ पहुंच गए थे ना, अब डी से बात शुरू होगी ना। डी ई, डी ई, डी ई, क्या ख्याल है? डी ई, डी ई, डी ई। अब ये ठीक, बात समझ में आई? सी के बाद तो नया राइम अगर आएगा तो डी आएगा, डी ई, डी ई, डी। समझ में आई बात? देखो, चीजें समझना जरूरी इसलिए है, MCQ से पूछा जा सकता है। उन्होंने एक, फर्ज करें कि आपको, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी ऐसा हुआ है, मॉडल पेपर में मौजूद है, एक स्टेंजा दे दिया और आपसे कहा कि इसको एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब आपने बताना है कि उसमें राइमिंग स्कीम क्या है, मीटर क्या है, फुट क्या है, सिलेबल्स कितने हैं, ठीक है ना, और बीट्स कितने हैं, IM क्या है उसका, राइमिंग स्कीम क्या है, सब कुछ लिखना। फिर उसे एक्सप्लेन भी करना ओन वर्ड्स में, उसमें क्या क्या रहा है पोइट। ठीक है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है भाई, और इंटरेस्टिंग है यार, बोरिंग तो नहीं है, मज़ेदार चीज़ है, गेम लाइक है और नॉलेजफुल है, फुल ऑफ नॉलेज। अच्छा जी, अब देखिए, वापस आइए सोनेट पर। तो सोनेट के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा है? देखो, सोनेट के बारे में लिखा है, द वर्ड सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग। सोनेट की मीनिंग क्या है? छोटा सा गीत। ठीक है, अ सोनेट इज अ 14 लाइन लिरिकल पोम। लिरिकल कह देने का मतलब ये सारी क्वालिटी उसमें मौजूद है। डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजास, 2 स्टेंजास में डिवाइडेड होता है, एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो सोनेट में क्या होता है? 14 लाइंस होती हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। द सोनेट्स 3 मेन टाइप्स आर द इटालियन, द इंग्लिश एंड स्पेंसिरियन सोनेट्स। ठीक है, अच्छा, ये इटालियन सोनेट और स्पेंसिरियन, इटालियन सोनेट कह लें या इंग्लिश सोनेट कह लें, तकरीबन एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सोनेट जो है वो भी इसी डिज़ाइन में लिखा जाता है और पेट्रार्चियन सोनेट के ही को ही फॉलो किया जाता है, और इसी तरह से इटालियन सोनेट भी लिखा जाता है। पेट्रार्चियन सोनेट बेसिकली इटालियन सोनेट है, अब इसको इंग्लिश सोनेट कहने लगे। दूसरी टाइप जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट भी कहलाती है और स्पेंसिरियन सोनेट भी कहलाती है, तो इसी को आप स्पेंसिरियन सोनेट कह लें। ठीक है, और इसको जो है आप इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। तो 2 ही टाइप्स हो गई ना यार, हम 3 लिखा है, परेशान कर रहा है बच्चों को। तीसरी कोई टाइप नहीं है भाई, सोनेट है ही 2 टाइप्स की। हाँ, सबसे पहले पिट्रार्च ने लिखी, इटालियन पोइट, तो वो उसी को फॉलो किया इंग्लिश में भी। तो जो इंग्लिश सोनेट है वो भी पिट्रार्चियन सोनेट है, यानी इटालियन सोनेट है। अब पिट्रार्चियन सोनेट का हो, इटालियन सोनेट का हो, इंग्लिश सोनेट का हो, एक ही बात है। शेक्सपियरियन सोनेट का हो या स्पेंसिरियन सोनेट का हो, है वो भी इंग्लिश सोनेट, एक ही बात है। ठीक है, तो जो बात लिखनी थी उन्होंने नहीं लिखी, बल्कि ऐसे कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। पेपर में जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग क्या है?
सोनेट के बाद एलेजी। एलेजी क्या चीज है बेटे? एलेजी हर कल्चर में, हर सोसाइटी में हमेशा से पोइट्री में रही है। और पोइट्री में शुरू में इब्तदाई वक्तों से एलेजी, देखो दो चीज़ें बहुत मशहूर थी। एक कसीदा, मैं आसान उर्दू में बताऊँ, कसीदा, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपने हुक्मरानों की तारीफ़ें करता है, फ़ायदा उठाने के लिए, इनाम व इकराम हासिल करने के लिए। दरबारों में बादशाहों की तारीफ़ें हो रही हैं, तारीफ़ों में नज़में पढ़ी जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, इन्हें कसीदा कहते हैं। ठीक है ना, कसीदे गाए जा रहे हैं बादशाहों के या बड़ी शख्सियात के। दूसरा, कोई गम का वाक़या गुजर गया तो अब उसके ऊपर पुरसोज कलाम कहा जा रहा है, दुख भरा कलाम सुनाया जा रहा है उस गम को ताज़ा करने के लिए। इसे कहते हैं मरसिया। अरबी ज़ुबान में कसीदा और मरसिया कदीम तरीन सिन्फ है, असनाफ है। ठीक है ना, और दूसरी ज़ुबानों में भी इसको फॉलो किया गया। ठीक, तो इंग्लिश पोइट्री में भी जो है वो दो तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक है बैलेड और दूसरा है एलेजी। बैलेड जो है ना दो तरह की होती है, एक नॉर्दर्न बैलेड है और एक सदर्न बैलेड है। तलफ़ुज़ देख लीजिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न बैलेड। इसको क्या पढ़ते हैं? सदर्न, सदर्न बैलेड, सदर्न। सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में यही है। ये जो सदर्न बैलेड है ना बेटा, ये है बेसिकली कसीदा, क्योंकि ये किसी न किसी बड़ी शख्सियत की तारीफ में गाया जाता है, सॉन्ग है। और एलिजी जो है ये हमारे यहाँ उर्दू में जिसे हम कहते हैं मरसिया। ठीक है, ये दो किस्में हैं। तो बुक में इस सीक्वेंस में होना चाहिए था, बुक में बैलेट का नाम ही नहीं आया। बताता हूँ, पहले ये लिख लो। बुक में जिस तरह से लिखे, बुक में बैलेट लिखा है, देखो बैलेट है ना, पहले लिखा होना चाहिए था, ओड के बाद लिखा है शायद, है ना। एलएजी के बाद ओड है, ओड के बाद बैलेट है, और बैलेट भी दो लाइनों में डिफाइन कर दिया उन्होंने, जबकि ये दो लाइंस की डेफिनेशन नहीं है भाई। पहले मैं बैलेट डिफाइन करूंगा, फिर मैं डिफाइन करूंगा एलएजी। ठीक है, उतारने फिर हम आगे चलते हैं। तो उसमें सिलेबल्स भी होंगे, काउंटेड, फीट भी होंगे, मीटर भी होगा, बीट्स भी होंगी, राइमिंग स्कीम भी होगी, है ना, और पोएटिक डिवाइसेस भी होंगे। ठीक है, सब चीज़ें होंगी। गुड। बताऊं? अब बैलेट को डिफाइन करते हैं। बैलेट हम किसे कहते हैं? A lyrical poem which is sung in praise यानी तारीफ में of someone or something, किसी शख्स या किसी चीज की तारीफ में गाई जाती है। ठीक है, लिरिकल पोम। अच्छा, आपकी बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है? अ बैलेड इज अ नैरेटिव पोम दैट टेल्स अ स्टोरी यूजुअली इन 4 लाइन्स स्टैंजा कॉल्ड क्वाट्रेंस। ऐसा नहीं है,
ठीक है ना। हम यूं कह सकते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैलेट्स, बैलेट्स की दो काइंड्स हैं, नॉर्दर्न बैलेट और सदर्न। अच्छा, बैलेट की डेफिनेशंस जो बुक में लिखी हैं मुख्तलिफ बड़ी बड़ी बुक्स में, वो क्या है? वो है यानी शॉर्ट लिरिकल, एक वर्ड रह गया था यहाँ पर, शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव पोम। चलो, अब नैरेटिव पोम का क्या मतलब, नैरेटिव का क्या मतलब, नरेशन किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ सुना कभी, नरेशन किसे कहते हैं? हाँ, हमारे बच्चे से पूछो नरेशन किसे कहते हैं, तो हमारा बच्चा फौरन कहता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये ब्लंडर है बेटा। ये नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ये ब्लंडर है, ऐसा थोड़ी है भाई। डायरेक्ट स्पीच नरेशन कहां से हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच तो कोटेशन होती है, डायलॉग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं नरेशन। ठीक है, पहली बात, ये तो ग्रामर की बात हो गई। लेकिन लिटरेचर में नरेशन किसे कहते हैं? लिटरेचर में नरेशन कहते हैं जिसमें स्टोरी टेलिंग हो, कहानी सुनाई जा रही हो, वाकया सुनाया जा रहा हो अपनी जुबानी, है ना, तो वो नरेशन कहलाता है। यानी अगर आप नॉवल पढ़ते हैं तो वो नरेशन है। नॉवल क्या है? नरेशन, क्योंकि राइटर सुना रहा है रीडर को। अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं तो वो नरेशन है, क्योंकि राइटर अपने रीडर को स्टोरी सुना रहा है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, कौन बोल रहा है? राइटर। किससे? रीडर से। ये नरेशन है, ठीक है। अब सुनो, ड्रामा नरेशन नहीं कहलाता। ड्रामा क्या कहलाता है? डायलॉग। ड्रामा क्या कहलाता है? क्योंकि उसमें स्पीकर भी कोई कैरेक्टर है, स्पोकन टू भी कोई कैरेक्टर है, कहने वाला भी कोई कैरेक्टर है ड्रामे का, और सुनने वाला भी ड्रामे का कोई कैरेक्टर है। रीडर से बात नहीं हो रही। देखो, ये बड़ा फर्क समझो लिटरेचर का। कहानी में, नॉवल में राइटर किससे बात कर रहा है? रीडर से। रीडर को नरेट कर रहा है वो स्टोरी, ठीक है ना। लेकिन ड्रामे में यानी प्ले में रीडर से बात नहीं हो रही है, राइटर बोल भी नहीं रहा है। दो कैरेक्टर हैं जो राइटर ने बना दिया, वो कैरेक्टर्स आपस में बोल रहे हैं एक दूसरे से, है ना। यहां दो कैरेक्टर आपस में बोल रहे हैं एक दूसरे से, राइटर भी थर्ड पर्सन है, रीडर भी थर्ड पर्सन है। बात समझ में आई? नहीं समझे? चलो एक दफा और समझा भाई। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? और आसान कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? चलो ये तो बाद में समझेंगे। स्पीकर को कहते हैं। सेकंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे कहा जा रहा है, कहने वाला स्पीकर, जिससे कहा जाए वो स्पोकन टू, ठीक है। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? हाँ, तो आमतौर पर कहते हैं स्पोकन ऑफ, जिसकी बात हो रही हो थर्ड पर्सन, है ना। ये हमने ग्रामर में सीखा था। अब देखो लिटरेचर वाले क्या करते हैं, ये थर्ड पर्सन जो ना, ये सिर्फ स्पोकन ऑफ नहीं है, और भी कोई है। एक तो थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात हो रही, ठीक है। एक और थर्ड पर्सन होता है, भाई मैं ट्रेन में बैठा हूं, खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया मैं,
ट्रेन चल पड़ी। मेरे सामने वाली सीट पर दो खवातीन आकर बैठ गई, एक बूढ़ी है एक जवान है, खूबसूरत है दोनों, मगर मैं तो शरीफ आदमी हूँ, खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, मैं तो खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, थोड़ी देर के बाद जाहिर है खवातीन है और दो हैं, खामोशी नामुमकिन है, खामोशी तो नामुमकिन है। तो उन दोनों ने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। अब उन दोनों में जब गुफ्तगू हो रही तो उन दोनों में से एक फर्स्ट पर्सन है एक सेकंड पर्सन है। एक बोल रहा होगा दूसरी सुन रही होगी, तो दूसरी बोलेगी वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगी, पहली वाली सेकंड पर्सन बन जाएगी, है ना, ये होता रहेगा। मगर मैं तो शरीफ आदमी हूं, मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूं, ठीक है। मगर इत्तेफाक है जब उनकी गुफ्तगू जोर पकड़ती है तो मैं मजबूर हो जाता हूं उनकी तरफ देखने पर, क्योंकि कानों के ढक्कन नहीं होते, आंखों के ढक्कन बनाए अल्लाह ताला ने। भाई ढक्कन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैप। और कोई वर्ड ढक्कन के लिए? और कोई वर्ड? लिड कहते हैं ढक्कन को। देखो ये पेन है, ये इसका लिड है ना। लिड क्या होता है? ढक्कन, समझे? ढक्कन, लिड। अब आंख के ऊपर भी एक ढक्कन है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई लिड। लिड क्यों कहलाता है? क्योंकि खुलता बंद होता है। इतना आसान है यार। लेकिन ईयर लिड नहीं बनाया अल्लाह ने, है ना। अच्छा, कानों को तो कॉनकेव बनाया है अल्लाह ने। कॉनकेव, कॉनकेव समझते हो? भाई देखो ना, इस साइड से देखोगे कॉन्वेक्स है, इस साइड से देखोगे कॉनकेव है। कान अल्लाह ने कैसे बनाए? कॉनकेव, डिश एंटीना की तरह। डिश एंटीना कैसा होता है? कॉनकेव। डिश एंटीना देखा कभी? कॉनकेव होता है ना। अच्छा, इस डिश एंटीना में लगा हुआ होता है एक यहाँ पे LNB, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही हैं वो यूं आके टकराएगी, सेंटर की तरफ जाएगी, यूं आके टकराएगी, ये भी सेंटर की तरफ जाएगी, यूं आके टकराएगी, ये भी सेंटर की तरफ जाएगी, यूं आके टकराएगी, ये भी सेंटर की तरफ जाएगी। सारी वेव्स जो आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगी? इसीलिए कॉनकेव को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। भाई मैट्रिक में फिजिक्स पढ़ी होगी ना यार। कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग ग्लास भी कहलाता है। तो हमारे कान भी कॉनकेव है। जितनी साउंड वेव्स आ रही हैं वो एक सेंटर पे कन्वर्ज हो रही हैं और फिर कान के अंदर जा रही हैं। तो हम सुनना चाहें ना सुनना चाहें, हमें सुनाई देती हैं आवाजें। भाई देखो ना, दो चीजें होती हैं, एक होती है लिसनिंग और एक होती है हेयरिंग, है ना। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। लेकिन बाहर से अगर कोई रिक्शा गुजरता है हॉर्न बजाता हुआ, तो उसकी आवाज आपको सुनाई देती है, वो हेयरिंग है। क्योंकि आप वो आवाजें सुनने के लिए यहां नहीं बैठे, मगर आपको सुनाई दे रही हैं। तो सुनने में और सुनाई देने में फर्क होता है। सुनने को कहते हैं लिसनिंग और सुनाई देने को क्या कहते हैं? हेयरिंग। मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, हॉर्न की आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो उसमें आपका इरादा शामिल नहीं ना। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? गुड। अब मैं बैठा हूं यहाँ ट्रेन में, दोनों खवातीन आपस में गुफ्तगू कर रही हैं और उनकी गुफ्तगू मुझे सुनाई दे रही है, हेयरिंग। सुनना तो नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन सुनाई दे रही। मैं तो शरीफ आदमी ना, खिड़की से बाहर देख रहा हूं।
थोड़ी देर बाद जब उनकी गुफ्तगू तूल पकड़ती है तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता हूँ और अब मैं सुनने लगता हूँ वो क्या बातें कर रहे हैं। नाउ आई एम लिसनिंग टू देम। जब मैं सुनना शुरू करता हूँ तो मेरी समझ में आना शुरू होता है कि ओ हो, ये दोनों माँ बेटी हैं, माँ बेटी हैं। ये बेटी जो है वो माँ को भड़का रही है बहू के खिलाफ, और माँ जो है वो बेटे की बुराइयां कर करके उसे इल्ज़ाम दे रही है। इनके घर पर ओहो, गुफ्तगू से पता चला परसों इनके घर पे मार कुटाई भी हुई है, फड्डा हुआ है बाकायदा, है ना। कुछ देर बाद पता चला ये जो माथे पर जख्म का निशान है नंद के, ये इसकी भावज ने बेलन खेल के खींच के मारा। उनकी गुफ्तगू से पूरी कहानी बन रही है माइंड में, है ना, राइट। लेकिन आप हैं कौन, मैं कौन हूं? शरीफ आदमी हूं, खिड़की से बाहर देख रहा हूं, है ना। नहीं, अब मैं कौन हूं? अब मैं अगर जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं तो मैं उन खवातीन की गुफ्तगू में बीच में बोल पड़ूंगा, मशवरा दे दूंगा, दोनों मिलके मारेंगी, दोनों मिलके मारेंगी, और मारते मारते ये कहेंगी तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, हमारी आपस की बात है, हम किसी तीसरे शख्स को इजाजत नहीं देंगे टांग अड़ाने की। तीसरा शख्स, थैंक यू मैडम, आपने बता दिया, आई एम थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन वो भी है जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, फिर भी थर्ड पर्सन है। अब देखो, यही दो खवातीन है, सामने बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं, बहू की बेटे की बुराइयां हो रही हैं, है ना, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है टेलीविजन की स्क्रीन पर। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? ड्रामा। और इसमें जो अल्फाज चल रहे हैं उसे क्या कहेंगे? डायलॉग। और आप कौन हुए? व्यूअर। और व्यूअर हमेशा कौन होता है? थर्ड पर्सन। समझ में आई? ठीक है। लेकिन जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं तो नॉवल में कैरेक्टर्स आपस में नहीं बोल रहे होते, राइटर रीडर को कहानी सुना रहा है। तो स्पीकर कौन है? राइटर। और स्पोकन टू कौन है? रीडर। यहां रीडर सेकंड पर्सन हो गया, वहां रीडर थर्ड पर्सन था, है ना। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो राइटर स्टोरी सुना रहा है, स्पीकर हो गया। किसको सुना रहा है? रीडर को। रीडर स्पोकन टू है, सेकंड पर्सन। कहानी है, नॉवल है, इसका रीडर हमेशा क्या होता है? सेकंड पर्सन। ड्रामे का रीडर हमेशा क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है। और जिसका रीडर थर्ड पर्सन हो उसे कहते हैं डायलॉग। डायलॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि दो कैरेक्टर्स हैं, एक स्पीकर है, एक स्पोकन टू है, उनके दरमियान क्या हो रहा है? डायलॉग। डायल का मतलब है दो, डायलॉग। ठीक है, राइट। डायलॉग होते हैं डायरेक्ट स्पीच हमेशा, ठीक। लेकिन जब आप नॉवल पढ़ते हैं तो डायलॉग नहीं होते, राइटर आपको कहानी सुना रहा होता है। इसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? क्योंकि राइटर स्टोरी नरेट कर रहा है। नरेट का मतलब है अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में आपको सुना रहा है। बात समझ में आई? तो नैरेटिव का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, और वो भी लिरिकल, है ना, राइट। तो अ शॉर्ट लिरिकल नैरेटिव पोम, ये डेफिनेशन है बैलेड की, विच इज संग इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैलेड्स, नॉर्दर्न बैलेड और सदर्न बैलेड। अब नॉर्दर्न बैलेड और सदर्न बैलेड क्या क्या होती है इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है?